टेकारी राज्यवंश। आज हम बात करेंगे टेकारी राज्यवंश की। बिहार की मिट्टी में एक ऐसा राज्य बसा जिसका नाम था टेकारी, जहां से निकले वीरों ने इतिहास का रुख बदल दिया। यह सिर्फ राज्य नहीं बल्कि बिहार के गौरव का प्रतीक था। इसका संबंध मगध व बिहार के सबसे पुराने शाखाओं से था और इस राज्यवंश की शाही धरोहर या शाही प्रतीक जिसे कहें वह था कबूतर जो है वो बाज पे झपट रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं टेकारी राज्यवंश का पूरी इतिहास। इस कहानी की शुरुआत होती है 1707 ईस्वी में। तो 1707 ईस्वी में क्या होता है, यूपी के कनौज इलाके से एक जगह थी टेकार, वहाँ से एक भूमिहार ब्राह्मण बिहार आता है 1707 ईस्वी में। इस परिवार के मुखिया होते हैं वीर सिंह, जिसका नेक नेम धीर सिंह भी कहा जाता है। 1707 ईस्वी में वो गया क्षेत्र में आने के बाद उन्होंने मुग़ल सेना ज्वाइन की, क्योंकि उस समय मुग़लों का राज्य था भारत पे। तो 1707 ईस्वी में उन्होंने मुग़लों का सैनिक कह सकते हैं या सेना ज्वाइन की। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व से प्रभावित होकर वो बाद में कमांडर बने। एक छोटी सी शाखा को कमांडर रहने के बाद उन्होंने 1708 के आखिरी दशकों में अपनी एक छोटी सी शाखा बनाई। 1709 ईस्वी में उन्होंने खुद की एक सत्ता संभाली और अपने इलाके, क्योंकि वो टिकार से आए थे, यूपी के टिकार से आए थे, तो उन्हीं के नाम पे टिकारी के किले का निर्माण करवाया, जहाँ से वो सत्ता प्रारंभ करने जा रहे थे। तो ये क्षेत्र था गया का क्षेत्र, जिसे आज टेकारी के नाम से जाना जाता है। तो टेकारी नामक जगह पे उन्होंने अपनी सत्ता का बागडोर संभाला। उन्होंने 1707 ईस्वी से लेकर के 1729 ईस्वी तक टेकार पे अपनी राजगद्दी संभाली। 1729 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई राजा धीर सिंह की। उसके बाद उनका जो बेटा था सुंदर सिंह, उन्होंने सत्ता संभाली। उसी समय नादिर शाह का आक्रमण भारत पे आया था और मराठों का भी आक्रमण लगातार मुगल सैनिक के तरफ था। तो उस समय सुंदर सिंह ने मुगल साम्राज्य का बहुत जोरों से साथ दिया और इससे प्रभावित होकर मुगलों ने राजा का खिताब मुगल द्वारा सुंदर सिंह को दिया जा रहा था। तो राजा का खिताब जैसे ही सुंदर सिंह को मिलता है, एक और मजबूत हो जाते हैं और जो टिकारी का किले का निर्माण जो करवा रहे थे इनके पिता वीर सिंह, उनको पूरी तरह से कंप्लीट करवा देते हैं। और इसमें क्या होता है, जब ये राजगद्दी संभाले थे 1729 में, उससे लेकर के 1758 ईस्वी तक इन्होंने राजकाज संभाला। 1758 में इनकी मृत्यु हो जाती है और कहा जाता है कि सुंदर सिंह की जो हत्या हुई थी तो इन्हीं के करीबी द्वारा बसंत पंचमी के दिन नदी के किनारे चाकू मार के किया गया था। उस समय उनके जो पुत्र थे बहुत छोटे थे, करीब 2 माह की उनकी आयु बताई जा रही थी। तभी से ये शाही प्रतीक बन गया कि कबूतर जो है बाज पे झपट रहा है, यही इनका शाही प्रतीक बन गया। इनकी मृत्यु के बाद इनका जो पुत्र था बुनियाद सिंह, हालांकि कई विचारों के अनुसार सुंदर सिंह का अपना कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने अपने एक रिश्तेदार से एक बच्चा गोद लिया था, बुनियाद सिंह का नाम था, जो आगे की सत्ता टेकारी राज्यवंश की बुनियाद सिंह ने संभाली। इनके साथ क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। 1758 में बुनियाद सिंह बच्चे थे और 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। ये क्या थे, मुगल साम्राज्य के एक वफादार माने जाते थे। ये राज्यवंश था मुगल साम्राज्य के वफादार। तो 1757 में जब मीर कासिम राजा बना तो उन्होंने देखा कि कौन सा राज्यवंश जो है या कौन सा जमींदार है हमारे पक्ष में है और कौन सा जमींदार अंग्रेजों के पक्ष में है। तो पता चला जो टेकारी राज्यवंश है वो मुगलों का ज़्यादा वफादार है। उसी समय बिहार के सारे जमींदारों की एक बैठक हुई पूर्णिया में, और पूर्णिया में ही इनको मीर कासिम के सैनिकों द्वारा नदी में डुबाकर इनको हत्या कर दी गई थी। तो इनकी जो हत्या हुई, इनके बाद इनका जो नेक्स्ट जनरेशन आता है, इनका जो बड़ा बेटा होता है वो राजगद्दी संभालता है। उनका नाम था मित्रजीत सिंह। वो भी सिर्फ 6 मंथ की आयु में राजगद्दी संभाले।
1759 का आखिरी दौर था जब बुनियाद सिंह की हत्या हो जाती है और नेक्स्ट जनरेशन मित्रजीत सिंह राजगद्दी संभालते हैं। तो नेक्स्ट जब हुआ 1764 ईस्वी, तो बक्सर का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज़ों की जीत होती है और मीर कासिम की हार हो जाती है। तो उस समय जो इनके पिता बुनियाद सिंह थे वो अंग्रेज़ों के वफादार होने के कारण उनको राजगद्दी मिल जाती है। तो 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद मित्रजीत सिंह को राजगद्दी मिलती है। तो कहा जाता है कि मित्रजीत सिंह का जो पीरियड था वो गोल्डन पीरियड ऑफ बिहार कह सकते हैं या गोल्डन पीरियड ऑफ मगध कह सकते हैं, एक अच्छा पीरियड था। इसमें गया, फिलहाल का जो गया है, जहानाबाद, औरंगाबाद और पटना, कुछ हिस्सा नालंदा का, ये सब क्षेत्र आते थे इस टेकारी राज्यवंश के तहत। तो मित्रजीत सिंह की जो जैसे ही गद्दी मिलती है, इसको और आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। कई लेखक बताते हैं कि मित्रजीत सिंह ईस्ट इंडिया कंपनी को 3 लाख रुपए टैक्स के रूप में देते थे। हालांकि इनकी वार्षिक आय थी उस समय 60 लाख रुपए थी, मतलब वो ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी आय का 5% टैक्स के रूप में देखते थे। तो ये बात आती है कि उस समय 60 लाख रुपए, 1759 के आसपास की बातें हो रही है, 1764 की बात की हो रही है, तो 60 लाख रुपए वार्षिक आय बहुत बड़ी रकम होती थी। तो इनकी आय का जो मुख्य स्रोत था, गया के पवित्र तीर्थ स्थानों पर आने वाले यात्रियों से टैक्स लिया जाता था, वही था। तो गया क्या था, हिंदुओं का और बौद्धों का दोनों का एक तीर्थ स्थान था। तो वहाँ जो भी यात्री आते थे उन्हें एक टैक्स लिया जाता है और उस टैक्स का 10% टेकारी राज्यवंश को जाता था, जिसके राजा थे मित्रजीत सिंह उस समय। तो मित्रजीत सिंह सिर्फ टैक्स लेते नहीं थे, तीर्थ स्थानों को देख प्रबंधन, उसका मैनेजमेंट और उनकी देखभाल, रक्षा करना, ये सभी मित्रजीत सिंह की कर्तव्य थी। इनका एक निवास स्थान होता था पटना में। तो 1835 के दशक में, क्योंकि वो 1835 तक राज्य किए थे, तो 1835 के दशक में अपने जो स्कूल था, अपना जो घर था पटना वाला, वो पटना हाई स्कूल बना दिए थे। तो उसके बाद मित्रजीत सिंह की जो होती मृत्यु हो जाती है। इनका नेक्स्ट जनरेशन जो आता है, उनका बड़ा बेटा होता है हित नारायण सिंह। हित नारायण सिंह भी मुगलों के वफादार रहे। साथ ही ब्रिटिश सरकार ने हित नारायण सिंह को महाराजा की उपाधि दी। ये धार्मिक प्रवृत्ति के थे। हित नारायण सिंह धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। इसके कारण से ये मंदिरों पर, मस्जिदों पर, अपनी रियासतों पर ज़्यादा ध्यान देते थे तथा वो बाद में संन्यास ग्रहण कर लेते हैं और अपनी पूरी संपत्ति, अपनी सत्ता अपनी पत्नी को दे देती हैं। अपने संन्यास ग्रहण से कुछ समय पहले आना चलता था। तो 16 आने की, जैसे आज 100 पैसे का 1 रुपया होता है, उस समय पहले 16 आने होता था। तो कुल संपत्ति 16 आने में अगर मान लिया जाए तो अपने छोटे भाई को उन्होंने 7 आना दे दिया और खुद 9 आना रखा, जो बाद में अपने सत्ता हस्तांतरण के बाद उनकी पत्नी को चली गई। इनकी पत्नी भी एक कर्तव्यनिष्ठ और प्रजा का आज्ञापालक शासक साबित हुए। लेकिन 29 अक्टूबर 1877 को उनकी पत्नी ने ये वसीयत अपनी पुत्री राजरूप कुंवर को दे दी। तो 1877 से ये सत्ता राजरूप कुंवर ने चलाना प्रारंभ किया। राजरूप कुंवर जो थे एक धर्मपरायण महिला थी, प्रजा का अच्छे से देखभाल करती थी। उन्होंने पटना में एक मंदिर का निर्माण करवाया, वृंदावन में एक मंदिर का निर्माण करवाया, अनेकों तीर्थ स्थान पे दान दिए, कई मंदिर, कई स्कूलों का निर्माण करवाया, टेकारी राज्य के लिए और भी ज़्यादा काम किए। आज गया पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो बिहार का सबसे पुरानी जिला पुस्तकालय है, वो टेकारी राज्यवंश की देन है। गया क्लब जो गया नगर में सामाजिक गतिविधियों का केंद्र था, आज भी उसमें जीता जागता सबूत आप देख सकते हैं, ये भी टेकारी राज्यवंश का देन है। अयोध्या में एक मंदिर का भी निर्माण टेकारी राज्यवंश ने करवाया था। तो हम कह सकते हैं कि महारानी राजरूप कुंवर का जो पीरियड था वो भी एक अच्छा पीरियड माना जा सकता है इस टेकारी राज्यवंश का। राजरूप कुंवर का नेक्स्ट जनरेशन जो होता है, उनकी पुत्री, उनका कोई पुत्र था नहीं, तो अपनी जो सत्ता थी वो राजेश्वरी कुंवर, जो उनकी पहली पुत्री थी, तो ये सत्ता हस्तांतरण हो जाता है राजेश्वरी कुंवर की। राजेश्वरी कुंवर
ज़्यादा दिन तक ये सत्ता संभाल नहीं पाती है और उनका नेक्स्ट जनरेशन जो होता है वो होता है गोपाल शरण। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 1886 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनका जिनका जो बच्चा था महाराजा गोपाल शरण, ये जो टेकारी राज्यवंश के आखिरी निशानी और आखिरी राजा थे। तो वो फिलहाल बहुत छोटे थे, 1886 में बहुत छोटे थे, मतलब 1-2 साल के करीब माना जाता है। तो एक अंग्रेज़ों ने क्या करता है, अंग्रेज़ इसकी कस्टडी ले लेते हैं और ये जो टेकारी राजवंश को है उनको कोर्ट ऑफ वार्ड से चलाया जाता है जब तक कि गोपाल शरण बालिग न हो जाए। उनके कोर्ट ऑफ वार्ड का ऐसा कहना होता है कि जब तक गोपाल शरण बालिग न हो जाए तब तक ये सत्ता हम चलाएंगे। तो महाराजा गोपाल शरण की जो पढ़ाई लिखाई होती है वो मसूरी के सेंट जॉर्ज कॉलेज से होती है। एक नए जनरेशन के राजकुमार थे और पहले राजकुमार थे इंडिया के। अगर हम बात करें तो इंडिया के पहले राजकुमार थे जो 20वीं शताब्दी में, यानी 1900 के आसपास, 1914-15 के आसपास इन्होंने मोटर कार प्रतियोगिता में फ्रांस में भाग लिया था। जबकि 1900 के आसपास में मोटर कार देखना ही एक सौभाग्य था तो ये नए ज़माने के एक अच्छे राजकुमार थे। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई 1914 से 18 तक चला था, इन्होंने अंग्रेज़ों के तरफ से भाग लिया। उसमें वो सेना में लेफ्टिनेंट थे और जब 18 में फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया तो वे वापस इंडिया आ गए। 1918 के बाद जब वो इंडिया आए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य बने। और एक फैक्ट ये भी बताता है कि इन्होंने दरभंगा महाराज, जो एक वो भी नामी गिरामी घराना था, तो दरभंगा महाराज को 2 बार चुनाव में, एक नहीं 2 बार चुनाव में हराया था। उसके बाद हम जानते हैं कि जो कांग्रेस का 37वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन होता है, 37वां, वो गया में होता है। तो गया में इन्हीं का एक व्हाइट हाउस था, एक घर था, उसी में होता है। तो इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी दी। और एक और फैक्ट इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 4 शादियाँ की थी और दूसरी शादी जो हुई थी वो ऑस्ट्रेलिया की एक एक्ट्रेस से किए थे, जो बाद में अपना नाम महारानी सीता देवी रख लेती है। तो 1950 में जब देश अपने संविधान के अनुसार चलने लगा, भारत पूरी तरह से आज़ाद हो चुका था, तो उसमें एक एक्ट आया था 1951 में, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम। इसके तहत जितने जो सत्ता था या जिस ज़मीन के जो मालिक थे, जमींदार न रह करके किसान हो गए थे। तो इसी के तहत टेकारी राज्यवंश का समाप्त हुआ। और कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि 1958 में गोपाल शरण की जो मृत्यु हो गई थी उसके साथ ही राजवंश खत्म हो जाता है। फैक्ट 1951 वाला ज़्यादा वैलिड है क्योंकि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम आने के बाद इनका ज़मीनी विवाद भी होता है और ज़मीन का हस्तांतरण भारत सरकार अपने हाथों में ले लेती है। तो इस तरह से 1709 राजा वीर सिंह से प्रारंभ होकर के ये टेकारी राज्य 1958 महाराजा गोपाल शरण से ख़त्म होता है। महाराजा गोपाल शरण के बारे में 2-3 फैक्ट ये भी है कि 1914 जब फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था उसमें वो लेफ्टिनेंट थे। बाद में 1948 तक वो अंग्रेज जब जाने लगे थे, उनका जो लास्ट अंतिम वायसराय था, उन्होंने इनको लेफ्टिनेंट कर्नल की भी उपाधि दिए थे महाराजा गोपाल शरण को। तो इस तरह से टेकारी राज्यवंश 1709 ईस्वी में प्रारंभ होकर के 1958 में महाराजा गोपाल शरण की मृत्यु के साथ खत्म हो जाता है। ऐसे ही और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।